कॉलेज परिसर में 25 साल की अनामिका अपनी सहेली प्रीति के साथ स्कूटी पार्किंग की ओर चलते हुए जा रही थी। अनामिका, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अगर मैं मना कर दूंगी तो तुम सुनोगी क्या? फिर ये सवाल क्यों कर रही हो? क्या तुम रमेश से प्यार करती हो? छिछि, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं उससे प्यार करती हूँ? बताओ। सिर्फ मुझे नहीं, पूरे क्लास के, कॉलेज के सभी लोगों को ऐसा ही लगता है। जिस तरह तुम दोनों कॉलेज के बाहर, कॉलेज के अंदर लड़ते रहते हो, इसे प्यार नहीं तो और क्या कहा जाता है, तुम ही बताओ। ये सुनते ही अनामिका गुस्से से कहती है, सुनो, अपना मुंह बंद रखो। ना ये प्यार है, मक्खी है ना मच्छर है। क्या कहा? मच्छर नहीं है ना? हाँ, अनामिका ने ऐसा ही कहा। बातचीत करते हुए जहाँ वो स्कूटी लगाई थी वहाँ आती है। अनामिका प्रीति के स्कूटी के पीछे बैठ जाती है। अब अनामिका की स्कूटी कॉलेज से रोड पर आती है। उधर रमेश अपने दोस्त कृष्णा के साथ कॉलेज कैंटीन में बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है। अरे राम, तुम अपनी दिल की बात अनामिका से कब कहोगे? क्या मेरी दिल की बात, वो भी अनामिका से? ये सब क्या कह रहे हो? यही बात कि तुम अनामिका से प्यार करते हो। क्या मैं उसे प्यार करूंगा? तुमने देखा है कभी उसका चेहरा, वो भी उस चुहिया से? है वो बात नहीं है। आइंदा फिर से इस तरह की बात कही ना तो एक लात मारूंगा, कहीं और जाके गिरोगे। अब पी लो। फिर रमेश और कृष्णा कोल्ड ड्रिंक पीने में लग जाते हैं। उधर बाजार में सुमति और शारदा एक दूसरे से बातचीत करते हुए सब्जियां ले रही होती है। अच्छा हुआ हम यहाँ मिल गए। मुझे भी लगा पीछे से मेरा नाम कौन बुला रहा है, फिर देखा तुम हो। वो तो ठीक है, ये बताओ अनामिका का रिश्ता देख रही हो क्या? देख तो रहे, पर हमेशा वो कुछ ना कुछ बहाना देती है। वैसे तुम्हारे बेटे का क्या हाल है? मेरा बेटा भी ये ठीक नहीं है, वो अच्छी नहीं है, ये सब कहकर बस बहाने बना रहा है। ऐसा तो नहीं कि इनका प्यार व्यार का चक्कर चल रहा हो? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अब उनकी मर्जी है, इस गली में आप रहती है, उस गली में मैं। अच्छा ही होगा। खुशी खुशी बातें करते हुए वो आगे जाने लगती है। अनामिका जो स्कूटी से जा रही थी, उसने रमेश की बाइक को रास्ते पे देखा। अचानक से ब्रेक लगा के वो अपना स्कूटी रोकती है। इस तरह से अनामिका को ब्रेक लगाते देख प्रीति पूछती है, क्या हुआ? इस तरह से तुमने अचानक ब्रेक लगाई? बताती हूँ, पहले तुम स्कूटी से नीचे उतरो। अनामिका के कहे मुताबिक प्रीति बिना कुछ कहे गाड़ी से नीचे उतर जाती है। अनामिका भी स्कूटी से नीचे उतर के रमेश के बाइक के पास जाती है। चारों तरफ देखती है, उसे रमेश कहीं नहीं दिखता। मुझसे पंगा लिए हो ना, अब मैं सबक सिखाती हूँ। अनामिका रमेश के बाइक से हवा निकाल देती है। घबराकर प्रीति चारों तरफ देखने लगती है। हाय भगवान, न मैंने कुछ देखा है, न मैं कुछ जानती हूँ, कहकर वो भागकर वहाँ से चली जाती है। अनामिका अनजान की तरह अपनी स्कूटी के पास लौट आती है और स्कूटी लेकर जाने लगती है। अब इस शैतान राम को समझ आएगा कि एक्टिवा वाली अनामिका कैसे सबक सिखाती है। अच्छा हुआ अब 3 किलोमीटर धक्का लगाना पड़ेगा। मुस्कुराकर वहाँ से वो चली जाती है। फिर 30 साल का रमेश अपनी बाइक के पास आता है। बाइक पे बैठते ही उसे पूरी कहानी समझ में आ जाती है। शिट, ये कैसे हुआ? वो बाइक से नीचे उतर जाता है और चलने लगता है। अनामिका रमेश को देखती है कि हाफते हाफते वो बाइक को धक्के मारते हुए जा रहा है। फिर फोन उठाकर अनामिका, अरे प्रीति, मेरे साथ पंगा लेने का फल देख लेना। अब 3 किलोमीटर तक तुम्हें बाइक धक्का मारना पड़ेगा। अब जाके तुम्हें सही सबक मिलेगा। अब से मेरे साथ अच्छा बर्ताव करना, समझी ना? उसकी बातें सुन के रमेश समझ जाता है कि उसे ही कहा जा रहा है। बाइक को धकेलना रोक के वो अनामिका को गुस्से से देखने लगता है। अरे चुईया, अब तुम देखो मैं तुमसे कैसे बदला लेता हूँ, सबक सिखा के रहूंगा। अरे, बिल्ली को बात करने भी आती है। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा है। मुस्कुराते हुए अनामिका वहाँ से चली जाती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। उनकी शैतानी, उनका गुस्सा देखकर अनामिका के माता पिता सुमति और माधव और रमेश के माता पिता शारदा और प्रसाद उन दोनों की शादी कराने का निर्णय ले लेते हैं। सुमति अनामिका के पास जाती है। तुम्हें लगता है रमेश शैतान है, बुद्धिमान है? जब तुम मेरे भाई के घर गई थी, तुम्हारे पिताजी को एक्सीडेंट हो गया था और खून की जरूरत पड़ी थी, तब रमेश नहीं दिया था। अच्छा इंसान है, वो परिस्थिति को समझता है, एक बार सोच के देखो, कहकर चली जाती है। अनामिका सोचने लगती है। उधर प्रसाद और रमेश भी घर से बाहर निकल आते हैं। पिताजी, आप चाहे कुछ भी कह लीजिए, मैं अनामिका से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। जो मैं कह रहा हूँ तुम सुनो, आगे तुम्हारी मर्जी। सुदर्शन जी को देने के लिए
1 लाख रुपए मुझे कहाँ से मिला था? माँ ने कहा था आपके किसी दोस्त ने मदद की थी। वो कोई और नहीं था, अनामिका थी। उसने अपने पिताजी से बात की थी और 1 लाख रुपए ला कर दी थी। वो अच्छे से समझ पाती है। वो तुम्हारे लिए उपयुक्त लड़की है। आगे तुम्हारी मर्जी। कहकर प्रसाद वहाँ से चले जाते हैं। रमेश सोचने लगता है। घर पे सुमति, माधव, शारदा, प्रसाद सब एक जगह बैठे हुए थे। कुछ देर के बाद अनामिका और रमेश दोनों वहाँ आते हैं और कहते हैं कि वो दोनों शादी के लिए तैयार है। ये सुन के सभी बहुत खुश होते हैं। फिर तो इनके लिए हम हल्दी का रस्म कर लेते हैं। ठीक है बहन। दोनों परिवारों में बातचीत होती है। फिर एक दिन हल्दी का रस्म का आयोजन किया जाता है। सभी लोग पीले रंग के कपड़े पहने होते हैं। बगीचे में रमेश को बैठाने का बंदोबस्त किया जाता है। सभी हल्दी पानी डालने लगते हैं। रमेश शर्माता है। वहीं पे एक और स्टूल लगा के अनामिका को भी बैठाया जाता है। सभी महिलाएं आके अनामिका को हल्दी लगाने लगती है। अनामिका शर्माती है और बहुत खुश भी होती है। फिर अनामिका को एक जगह बैठाकर उसके एक हाथ में उसकी माँ सुमति और दूसरे हाथ में सासू माँ शारदा मेहंदी लगाने लगती है। सभी लोग बातचीत करते हैं। ये सुन के अनामिका बहुत खुश होती है। सासू माँ, आप ये सब बिल्कुल मेरी माँ की तरह कर रही है। ये बहुत है मेरे लिए। बस अब एक पोता और एक पोती दे दो। तुम्हारे ससुर पोते के साथ और मैं पोती के साथ खूब खेलूंगी। सुनकर अनामिका को थोड़ी शर्म आ जाती है। फिर शुभ मुहूर्त देखकर अनामिका और रमेश की धूमधाम से शादी होती है। अनामिका अपने ससुराल में प्रवेश करती है और दोनों परिवार खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। वो अमीरों का घर था। पैसों का पैकेट देखकर शारदा बहुत उत्साहित हो रही थी, लेकिन उसे भगवान पे भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि पैसों की वजह से दुनिया चल रही है, बस भगवान की कृपा है। लेकिन बहू बन के उस घर में अनामिका आई, जिसके मन में बहुत भक्ति थी। अनामिका दुर्गा माँ की भक्त थी। दुर्गा माँ के सामने दिया जलाए बिना वो कोई भी काम शुरू नहीं करती थी। लेकिन बहू का ये सब देखकर सासू माँ शारदा को बड़ा गुस्सा आता था। वो जानबूझ के अनामिका को परेशान करती थी, उससे काम करवाती थी। फिर एक दिन अनामिका गर्भवती होती है। अब वो 3 महीने की गर्भवती थी। अरे बहू, क्या सोच रही हो? पैसे वैसे कुछ भी नहीं है, सब भगवान का कृपा है। वो हमारी रक्षा करते हैं। पैसे तो तुच्छ मात्र है। इतना कहने पे सासू माँ शारदा अनामिका का हाथ पकड़ती है और उसे खींचते हुए किचन में ले जाती है। वहाँ पर वो स्टोव जलाती है। अनामिका को कुछ समझ में नहीं आता है। वो आश्चर्य होकर बस देखते रह जाती है। फिर शारदा अनामिका का हाथ स्टोव में डाल देती है। अनामिका का हाथ लाल हो जाता है। अनामिका बिना कुछ कहे बस आंखें बंद कर लेती है। अरे बहू, तुम्हारे देखो हाथ जल रहे हैं। तुम्हारी देवी माँ अभी तक तो तुम्हें रक्षा करने आई नहीं। जब तुम्हारे हाथ इस तरह से जल रहे हैं तो वो आ क्यों नहीं रही है, बताओ? अरे माँ जी, मैंने कहा क्या कि मेरे हाथ जल रहे हैं? नहीं ना, आप तो देख ही रही हैं, बस ये लाल हो गए हैं। इसका मतलब तुम्हें जलने की अनुभूति नहीं हो रही है बहू? आप भी चाहे तो कोशिश कर लीजिए। इस तरह कहने पे शारदा भी अपना हाथ आग में डाल देती है। फिर वो लाल हो जाते हैं। गुस्से से वो अनामिका पे चिल्लाती है और वहाँ से चली जाती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। अनामिका घर का सारा कामकाज करती थी, खाना पकाती थी, साथ ही साथ सासू माँ की परेशानियाँ भी सहती थी। अब अनामिका 7 महीने की गर्भवती हो चुकी थी। उस दिन दोपहर का वक्त था, कड़कती धूप। वहाँ बगीचे में एक बड़े से पत्थर के ऊपर 7 महीने की गर्भवती अनामिका खुशी खुशी खड़ी थी और उसके पास में ही सासू माँ शारदा खड़ी थी। शारदा छतरी के नीचे खड़ी थी, जिसे पकड़ रखा था उनकी नौकरानी कावेरी ने। अरे बहू, ये पत्थर तो गर्म होगा और तुम खुशी खुशी खड़ी हो जैसे कि मानो ये बर्फ हो। मैंने कहा था ना माँ जी, मुझे कुछ भी नहीं होता है। देवी माँ मेरी रक्षा करती है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ अनामिका। इस दुनिया में भगवान बोल के कुछ नहीं होता है। यहाँ बस पैसे है और पैसे से ही पूरी दुनिया चल रही है। पैसों के साथ साथ ईश्वर भी है माँ जी। कहाँ है भगवान, दिखाओ। तुम धूप में पिछले 1 घंटे से खड़ी हो। क्यों तुम्हारी भगवान आके तुम्हें मदद नहीं कर रही है? हाँ, क्यों इतनी धूप में वो छतरी लेके नहीं आती और तुम्हारे सर पे रख देती? आपके लिए ये पत्थर एक पत्थर जैसा है, पर मेरे लिए ये पत्थर बर्फ जैसा है माँ जी। आप आकर खुद ही इसे देख लीजिए ना। इतना कहकर अनामिका पत्थर के ऊपर से नीचे उतरती है। शारदा पत्थर पे चढ़ती है।
जैसे वो चढ़ती है उसे बहुत गर्मी लगती है। वो चिल्लाते हुए नीचे गिरती है। फिर थोड़ी देर बाद वो उठती है। ऐसे नहीं चलेगा, डोज बढ़ाना होगा। इस तरह कहकर वो अंदर चली जाती है। फिर दूसरे दिन एसी कार में बैठकर शारदा कहीं जा रही होती है और उससे थोड़ी दूर पे ही 8 महीने की गर्भवती बहू अनामिका सर पे सब्जियों का टोकरी रख के जा रही होती है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजे ताजे सब्जी, जो भी चाहे उठा लो, बस 50 रुपए में ले लो। आइए माँ जी, आइए। शारदा देखती है उसे इस तरह बेचते हुए। देखा ना बहू, तुम रास्ते में आ ही गई। भगवान भी है जो सिर्फ पैसे ही लेते हैं। जब वो इस तरह सोचती है, उधर गर्भवती बहू अनामिका सब्जियों की टोकरी सर पे रखकर बेचते हुए आगे बढ़ते हुए जाती है। शारदा अपनी गाड़ी को बढ़ाते हुए अनामिका के पास आती है। फिर अनामिका शारदा को देखकर, बताइए मालकिन, आपको कौन सी सब्जी चाहिए? क्या बहू रानी, इतनी तपती गर्मी में 8 महीने की गर्भवती होकर तुम सब्जियां बेच रही हो? तुम्हारी भगवान आकर तुम्हें मदद क्यों नहीं करती? क्या माँ जी, आपको लगता है कि मेरी माँ दुर्गा मुझे मदद नहीं करेंगी? मुझे पहले भी मदद की है और अभी भी मदद कर रही है। इस बात का मुझे पूर्ण भरोसा है। तुम माँ दुर्गा के लिए पागल हो। क्या मैंने कभी कहा है कि आप पैसों के लिए पागल हैं? कभी भी नहीं। हालांकि मेरी माँ मुझे धूप में सब्जियां बेचते हुए नहीं देख पा रही है, इसीलिए वो लोगों को मेरे पास खरीदने के लिए भेज रही है। सब्जियां चाहे कितनी भी बिक जाए, ये मत सोचना देवी तुम्हें बचा लेंगी। मैं तुम्हें इतनी तकलीफ दूंगी कि मैं ही जीतूंगी और भरोसा दिलाऊंगी कि मैंने जो कहा वो सच है। मैं तुम्हें मनवा के छोड़ूंगी। इस तरह कहकर वो अनामिका को धकेल देती है। अनामिका, जो कि सब्जियों की टोकरी सर पे रखी हुई थी, अपना संतुलन खो बैठती है और वो गिरने वाली होती है। तभी कमला नाम की एक महिला आके उसे पकड़ लेती है, जिस वजह से गर्भवती अनामिका गिरती नहीं, खड़ी रहती है। देखो माँ, तुम गर्भवती हो, कल बाद परसों तुम्हारा संतान आएगा। मैं हर बार तो नहीं आ सकती हूँ तुम्हें बचाने के लिए। जब उसने इस तरह से कहा, शारदा को कुछ समझ में नहीं आया, पर अनामिका समझ जाती है कि कमला के भेष में स्वयं माँ दुर्गा आई है। वो बहुत खुश होती है, फिर हाथ जोड़ के उन्हें प्रणाम करती है। इसी तरह दिन निकल रहा था। तभी एक दिन शारदा, चाहे मैं कितना भी सताऊं, कितना भी परेशान करूं, बहू तो रास्ते पे आ ही नहीं रही है। पर कैसे भी मुझे उसे रास्ते पे लाना ही होगा। मेरे पास एक तरकीब है, मैं उसके दूध में जहर मिला दूंगी। इस तरह सोचकर वो देर किए बिना शारदा किचन में जाती है और दूध में जहर मिला देती है। फिर वो दूध लेकर अनामिका, जो बिस्तर पे सो रही थी, उसके पास वो आती है। देखो बहू, मैंने इस दूध में जहर मिला दिया है। अब तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि भगवान ने ही सब कुछ पैसा है। फिर मैं अच्छा दूध ला के दूंगी। मैं नहीं मानती माँ जी। इस तरह कहने पे शारदा जहर वाला दूध अनामिका को दे देती है। अनामिका भी खुशी खुशी वो दूध पी लेती है। तुरंत ही अनामिका को पेट में बहुत दर्द शुरू हो जाता है। माँ जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ माँ जी। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बचाई तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जो मैं कह रही हूँ वो तुम्हें स्वीकारना होगा। जब वो इस तरह कह ही रही थी, तभी बाहर से प्रसाद और रमेश घर लौट आते हैं। प्रसाद जाके शारदा को रोकते हैं। रमेश अनामिका को तड़पते हुए नहीं देख पाया तो जल्दी से फैमिली डॉक्टर त्रिवेणी को फोन लगाया। कुछ ही पलों में डॉक्टर त्रिवेणी उनके घर पे आ जाती है। अनामिका की जांच करने के लिए उसे कमरे में ले जाती है। फिर थोड़ी ही देर में एक स्वस्थ बच्चे को लेकर डॉक्टर बाहर निकल आती है। तब तक जो असली डॉक्टर त्रिवेणी थी उनके घर पे आती है। सॉरी रमेश। उसकी बातें सुनकर सभी लोग दो दो त्रिवेणी को देखकर आश्चर्य रह जाते हैं। फिर उनमें से एक त्रिवेणी माँ दुर्गा का रूप ले लेती है। सभी के साथ साथ शारदा भी हाथ जोड़ के प्रणाम करती है। मुस्कुराकर माँ दुर्गा अदृश्य हो जाती है। शारदा को भगवान की कृपा का अनुभव होता है और तब से शारदा अनामिका के साथ बड़े ही प्रेम भाव से रहने लगती है। आज की कहानी यहीं तक। नई कहानी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।